हेलो एवरीवन। आज हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है प्लांट किंगडम, जो कि चैप्टर 3 है ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो प्लांट किंगडम में पूरा डिटेल्ड वे में लेक्चर वाइज लेक्चर शॉर्ट टॉपिक्स में हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो कि फर्स्ट 2 पैरास में से दे रखा है एनसीईआरटी में। कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो की जाएगी और इस मेथड में हम notes side by side लिखते जाएंगे. So notes would be provided and make sure you subscribe and like the channel too. और जिसको भी मदद मिले उन्हें शेयर कर देना जिनको भी मदद चाहिए. Any doubts and any queries can be cleared in the comment section. So let us begin the chapter. तो प्लांट किंगडम में हमने सबसे पहले देखा था कि सबसे पहले जब हमने R.H. Whittaker की बात की थी, when we talked about R.H. Whittaker, ठीक, आर्च विटेकर में हमने 1969 में बात की थी कि इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने कौन कौन से किंगडम्स दिए थे? सबसे पहला था मोनेरा, फिर था प्रोटिस्टा, फिर था किंगडम फंजाई, फिर था प्लांटी और फिर लास्ट में था एनिमेलिया किंगडम. ठीक, तो इस 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था आर.एच. विटेकर ने और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इस चीज़ को कहा जाता है. ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन द ईयर 1969. तो मोनेरा किंगडम हमने कहा था कि बैक्टीरिया वगैरह सारी चीज़ें मोनेरा किंगडम में आ गई. अब ये जो प्लांटी किंगडम है, ये प्लांटी किंगडम, ये तो प्लांट किंगडम कैलोस है. इस चीज़ का ये डिटेल चैप्टर है. ठीक, इस चीज़ का ये डिटेल्ड चैप्टर है. तो अगर हम प्लांटी किंगडम को फर्दर जब डिवाइड करते हैं, ठीक, तो किस चीज़ में डिवाइड करते हैं? सबसे पहले आता है अलगा, फिर आता है ब्रायोफाइट, फिर आता है टेरिडोफाइट, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म. ठीक, ये प्लांटे, अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो ऐसा डिवीजन होता है. सबसे पहला है अलगा, फिर हो गए ब्रायोफाइट्स, फिर हो गए टेरिडोफाइट्स, फिर हो गए जिम्नोस्पर्म्स, फिर हो गए एंजियोस्पर्म्स. इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल वे में पढ़ेंगे. अलगा को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स हो गए, फिर टेरिडोफाइट हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए. इन सब चीज़ों को डिटेल वे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करें, ठीक, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करें तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था ना, इट वाज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी. अब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? जैसे कि बात कर लो हैबिट को लेकर, ठीक, हैबिट देख ली प्लांट की, कलर देख लिया, नंबर देख लिया कि नंबर क्या है लीव्स का, नंबर ऑफ लीव्स, फिर शेप देख लिया कि शेप क्या है लीफ का. ठीक, ये सारी चीज़ें जो है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में कंसिडर की जाती थी. ठीक है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती थी. तो ये जो सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम दिया था लिनियस ने. लिनियस gave the system of classification. तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे थी, जैसे हो गया हैबिट, कलर हो गया, नंबर ऑफ लीव्स हो गए, शेप ऑफ लीव्स हो गए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कंसिडर किए थे. मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं वेजिटेटिव चीज़ों पे. ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे. या तो कह लो एंड ही ऑल्सो कंसिडर्ड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. तो जो एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का,
तो एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे या तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे लिनेस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, जो कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे थी। ठीक, अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे कि लिनेस ने क्या किया ना कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, ठीक, और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने इक्वल वेटेज दी। ठीक है, इक्वल वेटेज दी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस से। इट इज इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस। तो एनवायरमेंट के चेंज होने के कारण वो इजीली अफेक्ट हो सकता है। तो अगर इजीली अफेक्ट हो सकता है तो हम वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज कैसे दे सकते हैं, राइट? फिर बाद में क्या था कि इन्होंने ना फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किए थे, मतलब ओनली फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड। ठीक है, ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो इनकी दिक्कत क्या थी कि इन्होंने कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे और कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चीज़ों को उनके फीचर्स को स्टडी किया था। जैसे कि यहाँ पे हम देख ही रहे हैं, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को और वेजिटेटिव फीचर्स को ही कंसिडर किया। तो कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्होंने दिया था। तो ये इशू था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने इक्वल वेटेज दी। अब इक्वल वेटेज दी, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का तो हमें पता है ना कि वो एनवायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस होंगी वैसे ही वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में भी क्या होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। तो चेंजेस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, वी कांट गिव इक्वल वेटेज टू इट। तो लिनिस के क्लासिफिकेशन के दो प्रॉब्लम्स यही थे कि वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दे वर गिवन equal weightage, but we know that vegetative characteristics are easily influenced by the environmental changes. दूसरा था कि कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कंसिडर किए थे। ठीक है, अब जो सेकेंड सिस्टम था, सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था ये नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे था। ठीक, नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे था। जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पे जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हो गए एंड इवन इंटरनल फीचर्स दे वर कंसिडर्ड। अब जैसे इंटरनल फीचर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक, एनाटॉमी आ जाता है, एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है, फाइटोकेमिस्ट्री आ जाता है। फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट। ठीक है, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट। तो प्लांट की केमिस्ट्री हो गई, इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया था। ठीक, और ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सारे फीचर्स को कंसिडर कर रहा है ऑलमोस्ट। सो इट वाज कंसिडर्ड अ बेटर फीचर रादर देन आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ये बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम था और इसे दिया था बेंथम हुकर एंड बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। इन दोनों साइंटिस्ट ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक, नेचुरल सिस्टम, फाइन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं बट इंटरनल स्ट्रक्चर्स दे वर आल्सो कंसिडर्ड। जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गई। तो फाइटो का मतलब क्या है, प्लांट, मतलब प्लांट की केमिस्ट्री के बेसिस पे चीज़ों को उन्होंने क्लासीफाई किया था और काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड था दैन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर अब हम थर्ड मेथड देखें तो जो थर्ड
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक था, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। सो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से क्या मतलब, फाइलोजेनी हमने पहले ही पढ़ लिया था। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो ओवरऑल आइडिया ये था कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था ना कि एवोल्यूशनरी बेसिस तो है ही, तो इसमें क्या होता था कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अगर सेम टैक्सा को बिलोंग करता है, सो आइडिया बिहाइंड इट वाज कि अगर ये सेम टैक्सा को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि इसके पास इसकी कॉमन एंसेस्ट्री होगी, ठीक है। मतलब कि इनके जो एंसेस्टर्स होंगे जो कि एक ही टैक्सा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। समझो एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दोनों सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड आइडिया था। और तीसरी चीज़ ये थी कि जब कोई सा भी फॉसिल एविडेंस नहीं था, व्हेन नो फॉसिल एविडेंस वाज फाउंड, तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता था, क्योंकि टैक्सा के बेसिस पे था कि भाई क्लासीफाई कर लिया चीज़ों को, और जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करता था तब कॉमन एंसेस्ट्री से हम फीचर्स निकाल सकते थे। सो व्हेनेवर वी डिड नॉट हैव एनी फॉसिल एविडेंस इट वाज यूजफुल, ठीक है, इट वाज यूजफुल इन दिस सिनेरियो। फाइन। फिर जो फोर्थ चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे वो फोर्थ चीज़ है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल से पता चलता है नंबर या फिर कह लो कोड्स, ठीक है। तो क्या होता था ना कि हर एक प्लांट को, जैसे प्लांट ए है, ठीक है, तो समझो कि हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करना है और बताना है कि किस टैक्सा को बिलोंग करता है। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दे दिया जाता था या तो कह लो कोड दे दिया जाता था, ठीक। फिर जो भी डेटा मिलता था उस डेटा की प्रोसेसिंग होती थी, उस डेटा की प्रोसेसिंग होती थी। इससे क्या होता था ना कि डेटा नंबर एंड कोड्स के असाइन के बेसिस पे थी, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे थी, ठीक। तो जो भी नंबर ऑफ कोड्स और असाइंस जो हमने असाइन कर रखे हैं उस डेटा को प्रोसेस किया जाता था और फीचर्स को कंपेयर किया जाता था, ठीक है। फीचर्स को कंपेयर किया जाता था और इस हिसाब से क्लासीफाई किया जाता था। तो जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया है, ठीक, कंप्यूटर का एक प्रॉपर यूज़ है, तो इसके कारण हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर कर पाते थे। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंसिडर कर पाते थे कि भाई जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम एक साथ में चीज़ों को नहीं कंसिडर कर पाते थे, अब हम थ्रू कंप्यूटर वी आर एबल टू कंपेयर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट अ प्लांट, ठीक है। तो हमेशा ये एक चीज़ याद रखना कि एक कैरेक्टर को नंबर या कोड असाइन किया जाता था, ठीक है, और उस बेसिस पे डेटा को प्रोसेस किया जाता था और जितने भी फीचर्स मिलते थे उस बेसिस में हम चीज़ों को क्लासीफाई करते थे। एज कंप्यूटर का यूज़ था तो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इजीली कंपेयर कर पाते थे। सो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड इन इट, ठीक। फिर पांचवी चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो वो है साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक। तो साइटो वर्ड से ही पता चलता है, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, ठीक। तो सेल में जो भी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो गई, सेल वाली जो भी इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे कि हो गया क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, फिर क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, एंड देन वी डील इट विद इट्स बिहेवियर। तो क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया, इन सारी चीज़ों को कंपेयर करते हुए जो टैक्सोनॉमी होती है उसे हम साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। साइटो से समझ में आ रहा है सेल की सारी चीज़ें, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर,
बिहेवियर के बेसिस में चीज़ों को जब क्लासीफाई किया जाता था तो उसे हम चीज़ को कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी. And then the last part, which was given in the introduction section, is chemotaxonomy. तो chemotaxonomy में जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को कंसिडर किया जाता है. अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है? जो भी केमिकल जो भी चीज़ प्रेजेंट है उस चीज़ को स्टडी करके, जैसे कि अगर हमें प्लांट के बेसिस में कोई कंफ्यूजन है तो प्लांट के बेसिस में कंफ्यूजन है तो उस चीज़ के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को स्टडी कर लिया जाता था. ठीक, उस चीज़ के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को स्टडी कर लिया जाता था और जो भी कंफ्यूजन होता था वो रिजॉल्व कर लिया जाता था. तो ये जो मेथड है ना, टैक्सोनॉमिस्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट्स दीज डेज. तो आजकल के टाइम पे जो है ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है बाय टैक्सोनॉमिस्ट. ये जितने भी प्लांट के कंफ्यूजन को काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर लेता है बाय स्टडिंग द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड देन देयरबाय रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम. और फिर चीज़ों को फिर बाद में क्लासीफाई कर दिया जाता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट विच वी हैव स्टडीड. तो सबसे पहले हमने आर.एच. व्हिटेकर के सिस्टम को समझा था कि पहले रिवाइज किया था कि जो हमने पढ़ा था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया ये सारे फीचर्स आते थे. ठीक, फिर हमने प्लांटे को स्टडी किया कि अल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब प्लांटे किंगडम में आते हैं और इन टॉपिक्स को हमें डिटेल में पढ़ना है. फिर क्लासिफिकेशन के सिस्टम देखें तो सबसे पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था. हैबिट, कलर, नंबर, लीव्स, शेप ऑफ लीफ, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे था. सेकेंड था नेचुरल जो कि नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे था. थर्ड फाइलोजेनेटिक जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे था. न्यूमेरिकल से समझ में आता है कि कैरेक्टर्स को नंबर दे दिया जाता था. डेटा को प्रोसेस करके हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को एट द सेम टाइम कंसिडर कर सकते थे हम. साइटोटैक्सोनॉमी जो कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर इन सारी चीज़ों में के बेसिस पे था. और कीमोटैक्सोनॉमी जो कि प्लांट के कंफ्यूजन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बाय स्टडिंग द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और जो आजकल टैक्सोनॉमिस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. So this was all about the introduction part of the plant kingdom chapter, which is chapter 3 of NCERT biology. If you have any doubt, you can comment in the comment section, and I would surely help. Thank you so much.